अगले सत्र में हम एक ऐसे युवा नेता को सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे जो आज की राजनीति के बदलते हुए चित्र को प्रतिबिंबित करते हैं, जो युवाओं से, देश के मुद्दों से, देश की जनता से, देश की माटी से जुड़े हुए हैं और जिस विभाग में वे कार्यरत होते हैं पूरी ऊर्जा, पूरा जोश, पूरा उत्साह उसमें भर देते हैं। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर स्वागत कीजिए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल विभाग, भारत सरकार। और इस सत्र को मॉडरेट करेंगी प्रखर पत्रकार मारिया शकील जी। मैं आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का इस मंच पर स्वागत करने के लिए लोकमत समूह के चेयरमैन श्री विजय दर्डा जी को आमंत्रित कर रही हूं। श्री देवेंद्र दर्डा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्वागत कर रहे हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर का। और साथ ही मारिया शकील जी, who is known to be calm and composed at epicenter of news. A very warm welcome. श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी देश की युवा शक्ति की उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो कहती है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, और उनसे बातचीत करने के लिए मारिया जी अब इस मंच पर हैं, तो मंच में उन्हें सौंपती हूं। Since we have amidst us youth minister, I think the young audience will get more questions to ask him. So I'm going to do a brief session of 20 minutes, and after that we'll open the floor for questions. So keep your questions ready. And let me begin by welcoming you, Mr. Thakur. Really appreciate your time that you could come for this conclave. You're coming from Parliament session, and the logjam in Parliament is continuing. We have largely seen that when you were in opposition, you had always said that the onus of running the Parliament was on Treasury benches. And this is the time that we are seeing Treasury benches equally aggressive and in many ways indulging in this impasse. So the logjam in the Parliament has given me the leeway to be at the Lokmat program. I don't know who should be held responsible for this, but I have one question for you. Where is Mr. Rahul Gandhi? The Parliament is in session, and if you look at the average attendance of the MPs, Mr. Rahul Gandhi's attendance is even below that. Well, on the foreign soil, he is raising many questions about the functioning of the Parliament and raising a question on the mother of democracy. He has left no stone unturned to tarnish the image of the Parliament and the country. He should come back and apologize to the Parliament and to the parliamentarians. He should apologize to the country. Why so? And for Lokmat and for the larger audience, let me say it in Hindi. Reply most of your questions in Hindi. जी. 3-4 सवाल उन्होंने खड़े किए। आपने मुझे पूछा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी किस पे है। हम सदन चलाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं और देश चलाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं। आज अगर IMF ये कहता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट कुछ दिखता है तो भारत दिखता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत है। इटली की प्रधानमंत्री आती है तो कहती है कि मोदी जी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ी है, and he is accepted as a major leader. दुनिया भारत के नेतृत्व को और भारत के काम को मान रही है। नया भारत एक सशक्त भारत के रूप में उभर रहा है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी
देश के सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक यहां पर सुरक्षित नहीं है। मैं राहुल जी को याद करवाना चाहता हूं 1984 के दंगों में सिख महिलाओं पुरुषों के साथ जो अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर हुई। उनको संरक्षण सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक ने दिया है। मेरा आरोप है उनके ऊपर। कश्मीर की वो बात करते हैं। कश्मीर में यूपीए की सरकार के समय पथराव होता था, गोलीबाजी होती थी, तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। आज पथरावबाजी भी रुक गई है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, पीस यानी कि शांति बढ़ी है और तिरंगा झंडा जलाया नहीं जाता, हर घर तिरंगा लहराया जाता है कश्मीर के कोने कोने में। यह बदलाव है। वो कहते हैं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, लोकतंत्र की हत्या। आप तो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, मैं भी मात्र 2 साल का था। अगर देश में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किसी ने किया है तो गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने। जब आप जैसे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, मेरे से सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, वो लोकतंत्र की हत्या थी, आज नहीं है। लेकिन अनुराग जी, दिस डिबेट that democracy is under threat is not something new. The question is that Indian democracy has been pretty resilient. It has stood the test of time. एक तरफ आप कहते हैं और आपकी पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी का बयान अहमियत नहीं रखता, क्योंकि if you look at the electoral debacles one after the other, that's an indication of how the people at large, according to the BJP, take Rahul Gandhi on face value. Then why is the BJP and the government so concerned that what he has said in universities abroad affects the democracy and its resilience? See, let me answer it in 2 parts. पहला उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ नहीं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनाव दिखाते हैं कि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यह स्पष्ट मोहर लगती है एनडीए गठबंधन की मोहर। गुजरात के चुनाव देखिए, 152 सीटें जीतना। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ चलते हैं। अगर पॉलिसीज आती हैं तो सभी नागरिकों के लिए। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। और राहुल गांधी जी की अहमियत है कहां? अरे देखिए, एक समय था जी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी जी ने अपनी ही पार्टी का, अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस उठाया, प्रेस क्लब में जाके फाड़ा, डस्टबिन में फेंका और कहा नॉनसेंस। मनमोहन सिंह जी कैसे सह गए? इनके पिता राजीव गांधी जी ने प्लानिंग कमीशन को कहा बंच ऑफ जोकर्स। मनमोहन सिंह जी उसके सदस्य थे। न जाने इतना कड़वा घूंट वो कैसे पी गए। इतना अपमान सहने के बाद भी, यानी कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार से बढ़ के कुछ नहीं, चाहे देश ही क्यों ना हो। वो कहते ठीक है, भारत का अपमान किया, सैनिकों का अपमान किया, संसद का अपमान किया, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने। अरे ऐसे कैसे होता है जी? तो बिना उनके लिए तो इंदिरा इज इंडिया, उनके लिए इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा था। वो समय चला गया। ये नया भारत है, युवाओं का भारत है और सशक्त भारत है जो आगे बढ़ने वाला है। सो बिना अपॉलॉजी के संसद नहीं चलेगा। मैं यहां पर बैठे अपने युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, भारत का कोई अपमान करे, संसद का अपमान करे, उससे माफी मंगवानी चाहिए नहीं मंगवानी चाहिए? मंगवानी चाहिए। अब ये युवाओं की भी बात है तो इनके द्वारा चुने गए सांसद भी सदन में यही कह रहे हैं, देश से बड़ा कोई नहीं है। अनुराग ठाकुर एक मंत्री हो सकते हैं, कोई दूसरे बड़े पद पर हो सकता है, लेकिन देश से बड़ा ना कोई था, ना कभी कोई होगा। भारत ही सबसे ऊपर है और भारत ही हमारी प्राथमिकता है। Is the government most concerned about what Rahul Gandhi has said? Because the Congress party says that similar statements have been made by the BJP leaders when they traveled abroad before 2014. So the tables have turned. You are in government and the opposition is playing the role what you did before 2014. बिल्कुल जी, इसमें कोई तथ्य नहीं है और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ये जो 3 राज्यों में चुनावों में हार देखने के बाद राहुल गांधी जी समझ नहीं पाए क्या करना है।
जब यात्रा कर रहे थे तब गुजरात हार गए, जब बाकी जगह थे तो 3 राज्य हार गए। अब वो शायद छुट्टियां मनाने विदेश में गए हैं, लेकिन बाकी भारत के नागरिकों को तो यहीं रहना है। अरे हमारी नहीं सुनते, कम से कम किसी और देश के प्रधानमंत्री की नहीं सुनते, राहुल जी इटली की प्रधानमंत्री की बात तो सुन लेते। उन्होंने भी आके यहां यही कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और साथ में एज अ मेजर लीडर बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग कह रहे हैं। You know, Mr. Thakur, this is the G20 year of India's presidency. It's very important for the country and for all of us as Indians. This is also the year that we are seeing multiple narratives emerge, be it the statement that was made by rich man George Soros, who was described by External Affairs Minister as dangerous as well. Then you have the BBC documentary. And you are also saying that Rahul Gandhi's statements at UK University and also at Chatham House was part of that sequence, a part of narrative building. Why are you building that relation? ये जितना मर्जी अपने विदेशी दोस्तों का, विदेशी समाचार पत्रों का, चैनल्स का, विदेशी जमीन का उपयोग कर लें, विदेशी कभी भी हमारे देशियों पर भारी नहीं पड़ सकते। यहां पे वोट करना है, इंग्लैंड अमेरिका को वोट नहीं करना। सो राहुल गांधी शुड स्टॉप कैम्ब्रिज क्राइज एंड लंडन लाइज and come back to the parliament and apologize to the parliament. Okay, so that is the only way parliament chalega. Of course, yes. When you talk about BBC and NYT and others, you know, look at the recent incident of BBC when they fired a couple of their senior announcers. They have to, you know, there was not in India but in UK also. There was a lot of backfire against that. But they have been reinstated. And how? The one who used to talk about democracy and used to interfere in others' democracy, they have to roll back their orders. How? It shows the clear picture of BBC and their agenda behind it. The opposition is also saying that you have found a new issue to distract people of India from the issue that is right now, which has captured the imagination. I'm going to talk about it in just a bit, but this issue of FATF, why has that taken center stage right now by the government? Why are you raking it up? OECD का जो FATF की रिपोर्ट आई, ये टेरर फंडिंग के ऊपर अधिकतर फाइनेंसिंग कैसे होती है उसकी जांच की जाती है। उसमें इन्होंने केस स्टडी ली है और ये हर भारतीय को शर्मसार करता है एक तरह से कि गांधी परिवार के और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मॉडल को आज दुनिया भर में केस स्टडी के रूप में लिया जा रहा है। एक्ट ऑफ करप्शन क्या हो? देखिए, दो पार्टियों में बड़ी समानता नजर आनी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी पेंटिंग के बदले पद्म भूषण देती है, पैसे के बदले पद्म भूषण देती है, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करने वालों को पद्म भूषण और भारत रत्न की मांग करती है। इनके लिए तो मैं यही कहूंगा, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कुछ और ना मिला तो पद्म भूषण भी बेच देंगे। प्रियंका गांधी जी, मैं नहीं कह रहा जी, ये दुनिया भर की इतनी बड़ी एजेंसी आज आपकी भ्रष्टाचार के मॉडल को एक केस स्टडी के रूप में ले रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रियंका जी ने इसका अब तक जवाब नहीं दिया। जो कल तक कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वे लड़ने की बात छोड़िए, जवाब तो दीजिए। So what is the government planning to do with this report now? No, the case is already under investigation. The ED is already investigating that. The only issue is, it is not only the Indian agencies who are investigating into this, or the allegations has been leveled against the Congress party and the Gandhi family. It is the foreign agency at the international level that is also taking the new case model as a case study of this corruption model of the Congress party and the Gandhi family.
ये केवल नेशनल हेराल्ड या रॉबर्ट वड्रा की जमीनें खरीदने का मॉडल नहीं, अब तो ये इनका पद्म भूषण को भी बेचने का मॉडल कैसे है वो भी भ्रष्टाचार का दुनिया के सामने आया है। पेंटिंग्स बेचने का मॉडल सामने आया है, भ्रष्टाचार करने का मॉडल सामने आया है। तो प्रियंका जी से मैं कल से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आज तक जवाब नहीं दे पा रही हैं। किसी कांग्रेस के नेता ने इस पे जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि आप ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे पेंटिंग उन्होंने बेची, पद्म भूषण उन्होंने बेचा, पैसा गले में अंगूठा दिला के उन्होंने ले लिया। इसमें मैं क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। तो क्या पद्म भूषण जो मिले हैं, जो दिए गए हैं लोगों को पेंटिंग के बदले, वो क्या वापस लिया जाएगा? क्योंकि दैट्स एन ऑनर फॉर द कंट्री। अगर गांधी परिवार को करोड़ों रुपए देकर पद्म भूषण लिया गया है और वो पैसा गांधी परिवार के सदस्यों ने अपने एक सदस्य के ऊपर अमेरिका में खर्च किया है, तो क्या देश को उसकी जानकारी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को जो जिसने भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, देश के लोगों का पैसा बैंकों से खा लिया है, गलत लोगों को देकर वापस रीरूट कर दिया है, क्या उसका पद्म भूषण वापस लेना चाहिए कि उसको भारत रत्न दे देना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब ये सवाल, ये तो पूछने का, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, इसमें तो कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं है। चलिए, जिस जगह इफ्स एंड बट्स हो रहे हैं वहां पर चलते हैं। The government is facing a lot of questions from the opposition, which is largely united on what is being seen as misuse of agencies. It's almost like a raid a day against one opposition leader or the other. कभी मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में, कभी के कविता, और कभी लालू जी के अगेंस्ट में. It's almost like a pattern being followed by various investigating agencies that is being alleged. In fact, a number of political parties wrote a letter to the Prime Minister as well. So this charge of misuse of agencies is something that the opposition plans to raise, and they have been submitting notices as well for a discussion on it. Is the government open for discussion? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने सैकड़ों बार बोला होगा, सत्येंद्र जैन बहुत ईमानदार, सत्येंद्र जैन बहुत ईमानदार है, भारत रत्न दे दो। अरे भाई, इतना ईमानदार है तो 8 महीने से जेल में क्यों सड़ रहा है? बेल क्यों नहीं मिल रही? शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया जी जेल में है। शिक्षा के मॉडल की क्या बात करते हो? शराब मंत्री है जी, शराब घोटाला किया है, सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए गए, 4% से कमीशन 12% कर दी। ये मैंने पहली पार्टी ऐसी देखी जो झूठ इतनी सफाई से बोलती है। वो कहते जनता ने कहा था, जनता ने कहा था कमीशन बढ़ा दो 4 से 12%, जनता ने कहा था ठेके दे दो। महिलाएं विरोध कर रही थी जब ये ठेके बांट रहे थे। और के कविता की आप बात करते हैं। तेलंगाना में 9 साल से सरकार है कि कोई महिला मंत्री है? वहां तो महिला सशक्तिकरण की बात कभी हुई नहीं इनकी। अब 9 साल में जब पूरा तेलंगाना लूट के खोखला कर दिया, तब दिल्ली आ गए, शराब का घोटाला यहां पे कर दिया। अब जब जांच के लिए बुलाया गया, तब महिला सशक्तिकरण की बात आ गई, महिलाओं को सशक्तिकरण कीजिए। कहां थे 9 साल? और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये लोग बेल पर हैं जी, नेशनल हेराल्ड मामले पे। जमीनें लूट कर खा गए, कहां जवाब दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कहते कोर्ट में आके कि हमारा केस डे टू डे हियरिंग करें? क्यों नहीं कहते? लेकिन if you look at the data, that also suggests that number of raids that have been conducted against leaders of opposition in the opposition is far more than what is against your own party men. मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिसने घोटाला किया होगा उसके खिलाफ ही रेड करोगे ना, कि ऐसे ही हर जगह भेज देंगे। और ये जांच एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर ये इतने ही पाक साफ होते तो इनको बेल मिल गई होती, इनके मुकदमे खत्म हो गए होते। तो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी से लेके बाकी लोग जेल में क्यों हैं?
बाकियों से इन्वेस्टिगेशन। अरे लालू जी को तो मैं भूल ही गया था, आपको याद है कि नहीं याद है? जिन्होंने पशुओं का चारा नहीं छोड़ा वो आपको कैसे छोड़ देते हैं? उन्होंने कहा हम तो बचपन से बड़े हुए सुनते सुनते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लालू जी ने नया निकाल दिया, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। और जो गरीब बेचारा पैसा नहीं दे पाया, जो गरीब, आप तो उसी राज्य से आती हैं जी। तो जो गरीब बेचारा जमीन नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया, उससे जमीन ले ली। एक आदमी ने वहां पे बियर की फैक्ट्री लगाई थी, अमित कत्याल शायद नाम है। वो बियर की फैक्ट्री भी शायद दहेज में दे दी। अब दहेज में किसके दी मैं बताऊंगा नहीं, ये सब जानते हैं, फैमिली डिटेल्स है। फिर फ्रेंड्स कॉलोनी का नाम सुना है आपने दिल्ली में कि नहीं सुना है? आपको वहां पे 4 लाख में कोई कोठी मिल सकती है? अरे 150 करोड़ की कोठी 4 लाख में दे दी भाई। ये लालू मॉडल है, कभी विदेशों में पढ़ाया जाता था, आज प्रियंका जी का मॉडल विदेशों में हो रहा है। लालू जी से लेके प्रियंका जी तक के भ्रष्टाचार के मॉडल आज दुनिया भर में स्टडी केस बन गए हैं, केस स्टडी बन गए। Mr. Thakur, I'm opening the floor for questions. Please go ahead. See, there are several hands that are up. Please. Yes, you'll be loud and clear. Go ahead. अकेला ही 3। Yes, the mic is coming. You can use that mic. सर मेरा 3 क्वेश्चन ये है कि आपसे पहले अभी यहाँ पे किरण रिजिजू सर आए थे और सर उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया का, जो कि है भी, और सर लॉ इज सुप्रीम। सर आपने यहाँ पर अभी आप बात की है 1984 के दंगों की। सर अभी मेवात में भी कुछ हुआ था जिसमें 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उस समय सर जुडिशरी कहाँ थी, या फिर सर आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी, या फिर जो यूनियन है वो कहाँ था? क्या जुडिशरी सुप्रीम है, या जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, या फिर जो लोग हैं वो डिसीजन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? दूसरा सर आपकी गवर्नमेंट ने एडुकेशन पे 18% GST लगाया है, ये कहाँ तक सही है? और सर दूसरा ये कि आपके पूरे बयान में सर गांधी फैमिली के बारे में था कि उन्होंने यहाँ पे, या सर अभी अपने लास्ट में लालू जी की बात की है कि 4 लाख की या फिर 4 करोड़ की जितने की भी कोठी दिया। सर मोदी जी ने ब्लैक मनी, जो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है उनकी लिस्ट थी उनके पास, सर अभी तक वो लिस्ट आई नहीं है, ना ही ब्लैक मनी अभी तक आया है। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं, आप इसकी जवाब दीजिए। हो गया सर, 3 सवाल के जवाब। हेलो सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जब भी मैं कैंपेन्स में देखता हूँ बीजेपी के लीडर्स हों या कांग्रेस के लीडर्स हों, वो वोट के नाम पर एक दूसरे को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर कास्ट या फिर रिलीजन के नाम पर बेस करते हैं। बट मैंने जब भी अरविंद केजरीवाल सर की स्पीच सुनी है या पॉलिटिकल कैंपेन में, वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर वोट मांगते हैं, या तो एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो या हेल्थ फैसिलिटी हो या एम्प्लॉयमेंट हो, वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट अपने डेवलपमेंट के नाम पर मांगते हैं। सर आप ये मॉडल क्यों नहीं अपनाते? सर मेरा सवाल है, सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपसे पहले सुधांशु सर आए थे यहाँ पे, उन्होंने बात करी, जो आपने शब्द बोला इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इसकी बात करी, रामराज की बात करी, इंदिरा गांधी की बात करी, डिक्टेटरशिप की बात करी। सर लेकिन आप अभी बीजेपी आज में क्यों नहीं जीती? क्यों बीजेपी आज के मुद्दों की बात नहीं करती? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती है? सर क्यों बीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती? क्यों मनरेगा में कम किए पैसे की बात नहीं करती? सर मेरे 2 सवाल हैं। Let's do it this way. Let him respond to 3 people and then we come back to you. Sure. We'll come back to you. Yes, please. Go ahead. Sir, we'll go back. There's a long queue here. तो मैं सबसे पहले आखिरी सवाल से शुरू करता हूं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गलत निर्णय इमरजेंसी से लेकर अब तक के किए गए, देश उसको भूला नहीं है। आप मुझे कहते हैं 1984 के सिखों के दंगों के विषय आज मत उठाओ। जिस परिवार ने उसको झेला होगा, जिसकी बहन माँ की इज्जत लुटी होगी, जिसके भाई का सिर कत्लेआम हुआ होगा, वो परिवार आज तक भूल नहीं पाया होगा, क्योंकि 1984 के बाद 2014 में SIT का गठन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, उससे पहले कोई सरकार कर नहीं पाई थी। कैसे भुला दें? कैसे भुला दें? नहीं भुलाया जा सकता।
बोफोर्स कांड से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके 2G CWG के स्कैम की बात आएगी, क्योंकि देश का पैसा लूटा था, छोड़ा नहीं जा सकता। और ये रुके नहीं जी, उसके बाद भी पद्म भूषण बेचने तक आ गए थे। इसलिए गड़े मुर्दे उछालने की बात नहीं, जनता को वापस याद कराने की बात है। कुछ आपके पैदा होने से पहले हो गए थे, कुछ उसके बाद हुए हैं, इसलिए किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है। साथ में जो नए घोटाले उसके साथ ही बता रहे हैं, पिछले अकेले नहीं बता रहे। डेवलपमेंट पर वोट 2019 में, 2014 में हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट लेकर आए थे, अपना मॉडल लेकर आए थे, सुशासन और विकास का देंगे। और 2014 से 19 तक मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, जो देश की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत को खड़ा करके छोड़ दिया था, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में कांग्रेस छोड़कर गई थी, मोदी जी के नेतृत्व में फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर हमने देश को खड़ा कर दिया। पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में ये हमने किया है। केजरीवाल की तरह खजाना नहीं लुटा रहे कि जिसने कहा था कि हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। क्या मॉडल है भाई डेवलपमेंट का? कितने कॉलेजेस बने यहां पे, कितने स्कूल बने? प्रश्न बार बार पूछे गए, एक भी नया स्कूल और कॉलेज नहीं बन पाया है। आज भी गंदा पानी दिल्ली की जनता को पिलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर मोदी जी की सरकार ने देश में पिछले 3 सालों में 7.5 करोड़ नए नल से जल देने का काम किया, जो 60 साल में नहीं हुआ था। और मैं गवर्नेंस के मॉडल की बात करूं, गवर्नेंस के मॉडल आप मुझे बताइए। 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने कहा गरीबों के बैंक खाते खोलो। कांग्रेस ने विरोध किया, विपक्ष ने कहा गरीब को बैंक खाते की जरूरत क्या है। 45 करोड़ बैंक खाते भी खोले, 28 करोड़ डेबिट कार्ड भी दिए और दुनिया का सबसे आधुनिक फिनटेक प्रोग्राम डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई भीम भी लेकर आए, जो आज दुनिया के बड़े बड़े देश कहते हैं एक बटन दबाओ और 31,000 करोड़ खाते में चला जाता है। मुझे बताइए 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज पहले मुफ्त में क्यों नहीं मिलता था? हमने दिया है। केवल 7 एम्स अस्पताल थे, आज 22 एम्स अस्पताल केवल हमने 8 सालों में दिए हैं, जो 70 साल में नहीं कर पाए। यही नहीं, 16 IIT थे, 16 IIT से बढ़कर आज 25 से ज्यादा IITs हो गए। मात्र 7 IIIT थे जो बढ़कर 22 हो गए। 357 मेडिकल कॉलेज थे जो बढ़कर 596 हो गए। हमने 8 साल में वो किया जो ये 60 साल में नहीं कर पाए। इसलिए गवर्नेंस का मॉडल हमारा है और हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, वो भी मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कि 18% GST, ये बीजेपी नहीं लगाती है जी, इट्स अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो GST में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं, GST काउंसिल जो है वो तय करती है। बाकी राज्य तय करें जीरो करना है, हमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करते बाकी राज्य मना? ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि आते हैं उनकी जिम्मेदारी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात आपने की, निश्चित तौर पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही है। उस पे आपका मूल प्रश्न में जुडिशरी से रिलेटेड क्या था, जरा आप एक बार फिर उठ जाइए। आपने कहा कहां गई जुडिशरी जब मेवात वाला इंसिडेंट, यही कहा ना आपने? मेवात नहीं भाई, आपने यही कहा मेवात वाले में कहां गई? बिल्कुल जुडिशरी का है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि कानून को अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता, और कानून को जब अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, कोर्ट उसके ऊपर अपना निर्णय देगा। और यही उस समय भी हुआ जब 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ। हम लोग सब लोग सड़कों पे उतरे, कड़ा कानून बनाने का काम हुआ। कितने वर्ष लग गए निर्भया को अपने उन बलात्कारियों, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? समय लगा जी, एक प्रक्रिया है। और यहां पर मैं विश्वास दिलाता हूं जो इसके पीछे होंगे उनको कानून दंड देगा और निष्पक्ष जांच उसके ऊपर होगी, अवश्य तौर पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और मारिया शकील जी। मैं आमंत्रित कर रही हूं एग्जीक्यूटिव एंड एडिटोरियल डायरेक्टर श्री करण दर्डा जी को कि वे हम सब की ओर से सम्मान चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री। बहुत अच्छा ये सत्र रहा और आप
सभी के मन में उठने वाले बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उसी प्रखरता से दिया श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जिसके लिए वे विख्यात हैं, और मारिया जी ने बहुत अच्छी तरह से उनसे प्रश्न पूछे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।